हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और कल मैंने आपके साथ क्लास 11 की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी, उसका फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स ड्राइव कहाँ से हुई है, इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इकोनॉमिक्स जो होता है आपका ह्यूमन बिहेवियर्स का साइंस है। सेकेंड थिंग, आपकी इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम्स थी, स्कैर्सिटी एंड चॉइसेस। स्कैर्सिटी किसे कॉज करती थी, चॉइसेस को। फिर चॉइसेस किसे कॉज करवाती थी, डिसीजन मेकिंग। और जो डिसीजन मेकिंग आपका होता था वो क्या होता था, अल्टरनेटिव चॉइसेस से, जो तीन पर्सपेक्टिव से देखा जाता था आपकी कंज्यूमर्स के, प्रोड्यूसर्स एंड सोशल वेलफेयर से। और आज मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ या स्टार्ट करने जा रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट स्टार्ट विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. They both words are derived from the Greek words. माइकोस, जिसकी मीनिंग होती है स्मॉल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ होती है एक इंडिविजुअल फर्म की, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की, जिसमें सिर्फ हम एक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे अगर हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम कंज्यूमर का बिहेवियर जानना तो हम एक कंज्यूमर का पर्टिकुलर बिहेवियर स्टडी करते हैं कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कितना अनसेटिस्फाई हो रहा है वो किसी प्रोडक्ट से। वहीं दूसरी तरफ हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक, जो ड्राइव होता है माइक्रोब से, जिसकी मीनिंग है लार्ज, और सेकेंड वर्ड हम इसे एग्रीगेट्स भी कह सकते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल। इसके अंडर में आपकी आ जाएगी एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट प्रोडक्ट आउटपुट। हम इस सारी चीज में क्या देखेंगे, हम अपनी कंट्री को कंपेयर करते हैं किसी अनदर कंट्रीज के साथ। जैसे हमारी जीडीपी होती है, पर कैपिटल इनकम आती है, वो सारी चीजें क्या है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सेकेंड, अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट जो है आपका पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है वो डेफिनेशन ही है आपकी। तो लेट अस स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट स्टडीज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, फर्म, हाउस होल्ड और अ कंज्यूमर. इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में और कंज्यूमर के बारे में। सिर्फ एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब तो आपको पता होगा, एक सिंगल पर्सन। सेकेंड इसमें है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इट स्टडी द इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें हम अपनी कंट्री को अनदर कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर हम देखते हैं कितना प्रोडक्शन अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना आउटपुट आपकी कंट्री में लग रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज. इसमें हम आउटपुट और प्राइस भी देखेंगे किसी गुड का या किसी प्रोडक्ट का, उसमें भी हम सिर्फ एक इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज का ही देखते हैं। ये जो भी पूरी चीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज करते हैं, उसका जो रिलेवेंट या थ्योरी हम जिसे कहते हैं वो होता है आपका थ्योरी ऑफ प्राइस, से हम डोनेट करते हैं, उसे रेफरेंस करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्राइस. अब आप देख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप आगे जाके जो आपके आगे के चैप्टर्स होते हैं उसमें आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, वो भी आप इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं आप, या फिर डिमांड पढ़ते हो, सप्लाई पढ़ते हो, कॉस्ट भी, सारी चीजें क्या होती है, इंडिविजुअल। ये हम सारी चीजें फर्दर देखेंगे चैप्टर्स में। इसी में आपका सेकेंड पॉइंट है, इट इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल. अब इसमें हम क्या है कि पूरे एग्रीगेट आउटपुट्स देखते हैं और जनरल प्राइस देखते हैं। ये तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी, आपकी क्लास 12th में है वैसे मैक्रो इकोनॉमी, बट मैं थोड़ा सा आपको जस्ट व्यू दे सकती हूँ कि आप इसमें जो एग्रीगेट आउटपुट है तो उसका मतलब आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से देखो कि पूरी कंट्री में कितना डिमांड हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, कितना सप्लाई हो रहा है. सेकेंड, इनकी जो रेफरेंस होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इसको हम किसके नाम से, सेकेंड नेम क्या हो जाता है इसका, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से. अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट. मैक्रो वेरिएबल्स मैंने आपको अभी बताया क्या होते हैं, आपके एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट इनकम, वो सारी चीजें हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि वो कांस्टेंट है. मतलब हम अभी
माइक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, माइक्रो वेरिएबल्स मतलब इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। वहीं सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों आपका वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब होता है एज अपोजिट है। जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो हम मैक्रो को कांस्टेंट मान ले रहे हैं, और जब हम मैक्रो स्टडी करते हैं तो हम क्या कांस्टेंट मानेंगे, माइक्रोस के वेरिएबल सारे, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। हम क्या सोचेंगे कि एग्रीगेट आउटपुट क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। अब यहाँ हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें फ्लक्चुएशन क्यों होता है, उसमें क्या मार्केट फोकस करती है। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस पे मार्केट फोकस करेगी वो होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई का। इसका मतलब है कि डिमांड कितनी ज्यादा हो रही है किसी प्रोडक्ट की। जैसे मैं मार्कर की डिमांड करूं तो मार्कर का प्रोडक्शन आपकी कंट्री में कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सारे मार्केट फोर्सेस किस पे काम करेंगे, आपकी डिमांड पे और सप्लाई पे। Second thing, a significant role in the context of macroeconomics problem like problem of production, pricing और फैक्टर प्राइसिंग। इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉब्लम्स देखेंगे किसका, प्रोडक्ट प्राइसिंग का और फैक्टर प्राइसिंग का। इसका मतलब होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी प्राइस क्या है, जिसमें फैक्टर्स है। आपको 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो आप अगर मान के चलो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ। वो होता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, या ह्यूमन कैपिटल लिख लो आप यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर, लोन। तो आपको पता है कि लैंड अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको रेंट देना पड़ता है, उसको परचेज करने। लेबर को आप क्या देते हो, वेजेस एंड सैलरीज देते हो। कैपिटल क्या आपका इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, कि आप कोई टूल्स वगैरह परचेज करते हो तो कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और जो लास्ट आपका एंटरप्रेन्योर होता है, सारी चीज को मैनेज करता है, मतलब अपना वो पूरा इन्वेस्टमेंट देता है जिससे ज्यादा उसे क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। यही सारी चीजें हम किसमें स्टडी करते हैं, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। Government policy of monetary and physical policy play a significant role in the context of macroeconomics problem like the problems of unemployment, poverty and inflation। ये सब अब हम क्लास 12th में देखेंगे कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी और इन्फ्लेशन क्या प्रॉब्लम्स होती है। बट मैं यहाँ पे आपको मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी बता देती हूँ क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आपको कंट्रोल करती है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री करती है। उसमें हमारी इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो आरबीआई जो होती है वो हमारी रूलिंग बैंक होती है, जो हर बैंक को क्या करती है, रूल करती है और रेगुलेट करती है। वहीं हमारी फिजिकल पॉलिसी हो जाती है, वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। जैसे हमारी जो फिजिकल पॉलिसी कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं एक आपके लिए एड ऑन नॉलेज आपको देती हूँ कि जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर होते हैं वो हैं आपके एडम स्मिथ, और आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो है आपके जेएम कीन्स। और अब ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। माइक्रो मैक्रो हमने डिफरेंस बिटवीन भी देख लिया, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं आपके पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को, कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपका क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आपके एक साइड पे लिखा है पॉजिटिव एंड दूसरी साइड में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लिखा है। इसका फर्स्ट पॉइंट आपकी डेफिनेशन से ही है। फर्स्ट पॉइंट है, इट डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो किससे डील करती है, आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो भी इवेंट्स हुआ रहता है हम उससे डील करते हैं। हम इसको कैसे ले सकते हैं, जो भी आपकी इकोनॉमिक इश्यूज हो रही है कंट्री में, इकोनॉमिक बिहेवियर हो रहा है, तो हम उसे किससे डील करेंगे, उसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के डाटा से।
आपको पता है कि आप आजकल तो फ़ोन ईज़िली अवेलेबल है, तो आप सर्च कर सकते हो कि इवेंट पास्ट में हुआ था या नहीं हुआ था, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या पड़ा है। वहीं अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखते हैं, तो वो वहाँ क्या डील होता है? डील विद द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वहाँ पे ओपिनियंस होते हैं किसके? इकोनॉमिक्स के। जो आपके बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर वग़ैरह होते हैं, जो पीएचडी वग़ैरह कर लिए होते हैं, तो वो सारे क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आती है कंट्री में, जो फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर के हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, या फिर कोई इनकम से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो रहे हो, तो सारी चीज़ें क्या होती है, ओपिनियंस दिए जाते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू। इकोनॉमिक्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जैसे आप लोग भी हो, कोई चीज़ डिस्कशन हो रहा होगा आपके ग्रुप में, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। तो वही चीज़ क्या है? आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। वहीं सेकंड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज़, व्हाट इज़ एंड व्हाट कुड बी। इसका मतलब क्या है कि व्हाट वाज़ आपका रिलेट कर दिया पास्ट से, व्हाट इज़ आपके प्रेज़ेंट से, एंड व्हाट कुड बी फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो ये 3 स्टेटमेंट पे काम करती है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक किससे रिलेट करती है? इन 3 स्टेटमेंट से, व्हाट वाज़, व्हाट इज़ एंड व्हाट कुड बी। वही हम देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी किससे डील करेगी? स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू द व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या है? आप अपने ओपिनियन जजमेंट दोगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो आपका जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो किससे रिलेट करता है? व्हाट ऑट टू बी। फिर थर्ड पॉइंट है आपका स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ। दीज स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स। पॉजिटिव इकोनॉमी जरूरी नहीं है आप कोई स्टेटमेंट दो वो सही होगी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सही और गलत दोनों चीज हो सकती है, बट आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये चीज सही है या गलत है? या आप जो प्रीवियस डाटा, जो आपका पास्ट में जो डाटा है, या आपने कोई डाटा प्रेजेंट में बना रखा है टाइमलाइन से, उससे रिलेट करके आप क्या पता करते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेटमेंट कह दूं कि इंडिया हैज द फर्स्ट पोजीशन इन द पॉपुलेशन, अब मैं इसको पास से अगर देखूं तो इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट नहीं थी, फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? चाइना की। प्रेजेंट टाइम में, आज हम अभी की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो क्या हो सकती है? इंडिया की पोजीशन फर्स्ट है। बट हम फ्यूचर का नहीं डिसाइड करके बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगी, इंडिया की पोजीशन फर्स्ट ही होगी या सेकंड होगी। बट अभी प्रेजेंट में क्या है? वो स्टेटमेंट ट्रू है कि इंडिया हैज अ फर्स्ट पोजीशन इन द पॉपुलेशन। वहीं अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखें तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को आप ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व द ओपिनियंस ओनली। क्यों? यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? ओपिनियंस होते हैं इकोनॉमिक्स के, या फिर कोई अदर पर्सन हो तो वो भी अपना ओपिनियंस दे सकता है। मोस्टली इसमें जो आपके ओपिनियंस कंसीडर किए जाते हैं वो इकोनॉमिक्स के किए जाते हैं, जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं उनके ओपिनियंस। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? ट्रू फॉल्स में हम कंसीडर नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे आपका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फैक्ट्स एंड फिगर आर वेरीफेबल फॉर ट्रुथ। फैक्ट्स और फिगर को क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इसका क्या होता है? एक डाटा होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर नॉट वेरीफेबल एट ऑल। आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों इसे वेरीफाई नहीं कर सकते? क्योंकि ये डाटा है ही नहीं। हम एक टेबल बना नहीं सकते, हम इसे एक फॉर्म में प्रोजेक्ट टाइप से लिख नहीं सकते। और जो ओपिनियंस होते हैं उनका कोई वेरीफाई नहीं किया सकता। आपके ओपिनियन को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। आपका ओपिनियन आज कुछ और है कि हाँ ये चीज सही है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन को बंद कर देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट पे लाइबिलिटीज बनती है। और मेरा ओपिनियन इसमें होगा कि हाँ गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज होती है, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता, उससे बंद कर देना चाहिए ओल्ड एज। किसी और का ओपिनियन होगा कि नहीं ओल्ड एज पेंशन बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि 60 इयर्स के बाद आपको क्या है, वर्क करने की परमिशन नहीं है, तो क्या पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या ओपिनियन है, हम इसे वेरीफाई नहीं कर सकते। इसलिए क्या है कि ये वेरीफाइबल नहीं होते। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? आप वेरीफाई कर सकते हो। फिर लास्ट पॉइंट है इट डज नॉट इन्वॉल्व द वैल्यू जजमेंट। अब इसमें तो सही बात है, कोई जजमेंट तो है नहीं। क्यों इसमें जजमेंट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्या है, ये आपके पास पूरा एक डाटा है बन के,
और आप इसको क्या पढ़ते हो, पास्ट प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हो सारी चीजों को, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकता, या तो ये स्टेटमेंट सही होगी या ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक, वहीं अगर हम इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखें तो ये क्या है, वैल्यू जजमेंट्स लगते हैं, इसमें आप जजमेंट दे सकते हो, अपना जजमेंट पास कर सकते हो कि हाँ गवर्नमेंट ने ये चीज सही किया और ये चीज गलत किया, तो आपके भी ओपिनियंस को क्या कहा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि इनमें क्या है कि आप वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं। आज का आपका ये नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स खत्म होता है, इससे पहले हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।